बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। और इसे लिखने वाली कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत ही छोटी उम्र में एक मोटर दुर्घटना में 1948 में हो गई थी। तब वे केवल 44 वर्ष की थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। इनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर इनकी ज्यादा प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण हुई। आप सबको याद होगी झांसी की रानी की कविता, आपने कक्षा 6 में पढ़ी थी। सुभद्रा जी राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रहीं। इसका अर्थ है कि जब वे थीं तब स्वाधीनता संग्राम बहुत जोरों पर था, तो लोगों में चेतना जगाने के लिए, पूरे देश में लोगों के मन में उत्तेजना भरने के लिए, जोश भरने के लिए इनकी कविताओं ने बहुत सहायता की, जैसा कि आपने देखा ही था झांसी की रानी कविता के द्वारा। इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी के रूप में व्यक्त किया। इनकी शैली होती है बच्चों लिखने का तरीका। इनकी शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है। इन्होंने मुख्यतः वीर तथा वात्सल्य रस में रचनाएं की हैं। वीर रस आपको पता है, जिसमें शौर्य का वर्णन हो, वीरता का वर्णन हो, और वात्सल्य होता है छोटे बच्चों के प्रति प्रेम। तो इन्होंने वीरता और बच्चों के प्रेम से भरी हुई रचनाएं की हैं। इनकी जोश भरी रचनाएं स्वाधीनता संग्राम के समय लोगों को प्रेरित करती रहीं। कविता पढ़ने से पहले उसमें आने वाले शब्दार्थ हम पढ़ लेते हैं। समाधि का अर्थ होता है मृत्यु के उपरांत बनाया गया स्मारक। दिव्य यानी चमकता हुआ या अलौकिक। भग्न यानी टूटी हुई। वार का मतलब है हमला। आहुति होती है हवन में समर्पित की जाने वाली वस्तु, अर्पण करना। भस्म यानी राख। क्षुद्र यानी तुच्छ या नीच। लघु यानी छोटा। संचित इकट्ठा किया हुआ। निहित का मतलब है छिपा हुआ। किसी वस्तु के अंदर कोई भाव या कोई और बात छिपी हुई होती है, तो हम कहते हैं इसमें ये अर्थ निहित है। निशीथ का मतलब होता है अर्धरात्रि, आधी रात का समय। गिरा यानी वाणी। और फूल यानी हड्डियों के अवशेष। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसे जला दिया जाता है, तो जो हड्डियां बचती हैं उन्हें हम कहते हैं कि उस व्यक्ति के फूल हैं ये। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं झांसी की रानी की समाधि पर यह कविता। आपने कक्षा 6 में जब कविता पढ़ी थी झांसी की रानी, उसमें आपने देखा था किस प्रकार रानी ने सारी मुसीबतें सहते हुए अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंतिम समय में आकर उन्होंने अंतिम समय तक भी उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन उन्हें वीर गति प्राप्त हुई और वे अपने देश की, अपने झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो गई। अब रानी बाकी नहीं बची है, केवल उनकी समाधि बाकी बची है। तो कवयित्री हमें बता रही है इस कविता के द्वारा कि रानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रिय हमें अब उनकी समाधि है, और उसके वह कारण भी बताती हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता। कवयित्री कहती हैं, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये समाधि, ये लघु समाधि है झांसी की रानी की,
अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है ये स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने पर, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। ये समाधि ये चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। आइए अब इस कविता की पंक्तियों के अर्थ जान लेते हैं। पहली पंक्तियां हैं, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उसका क्या अवशेष बचता है, केवल एक राख की ढेरी ही बचती है। तो उसी राख की ढेरी के ऊपर समाधि अगर बनानी हो तो बना दी जाती है। तो कवयित्री यही कह रही हैं कि इस समाधि के अंदर रानी लक्ष्मीबाई एक राख की ढेरी के रूप में विद्यमान है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, ये ऐसे व्यक्ति की, ऐसी रानी की समाधि है जिसने अपने आप को जला दिया, स्वतंत्रता की आग में अपने आप को जला दिया और अपने आप को एक आरती के रूप में अपनी स्वतंत्रता पर न्यौछावर कर दिया। अगली पंक्ति है, ये समाधि है लघु समाधि झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इसमें कवयित्री कह रही है ये समाधि, जिसका आप चित्र भी देख सकते हो, ये झांसी की रानी की समाधि है। ये समाधि एक छोटी सी समाधि है, झांसी की रानी की समाधि है। यही स्थान है जहां पर रानी ने अपना अंतिम कार्य किया था, अर्थात अंतिम उनका अंत हुआ था युद्ध में। तो यही स्थान है जहां पर युद्ध करते करते लक्ष्मी, जो कि मर्दानी थी, बहुत ही ताकतवर और वीर थी और मर्दों की तरह उन्होंने युद्ध किया। तो यही स्थान है जो उनकी अंतिम स्थान था, अंतिम कार्य का स्थान यही था। अब कवयित्री कह रही हैं, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह है स्मृति शाला सी। कवयित्री कह रही हैं कि यहीं कहीं पर, इसी समाधि के आसपास ही कहीं पर वह गिरकर बिखर गई थी। जब रानी जख्मी होकर धरती पर गिरी, उसकी बात कर रही है कवयित्री। तो वह किस प्रकार गिरी, जैसे भग्न विजय माला। विजय माला का मतलब होता है माला, फूलों की माला, जो कि विजय प्राप्त होने पर पहनाई जाती है। लेकिन भग्न का मतलब है टूटी हुई। तो जैसे फूलों की माला जब टूट जाए तो चारों ओर बिखर जाती है, उसी प्रकार रानी एक भग्न विजय माला की तरह यहाँ पर इस स्थान पर बिखर गई थी। उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह है स्मृति शाला सी। तो यहाँ पर इस स्थान पर, इस समाधि के अंदर उनके फूल यानी उनकी हड्डियां, उनके अवशेष संचित हैं, जोड़कर इकट्ठे करके रखे गए हैं। ये उनकी स्मृतिशाला है, उनकी याद का एक स्थान है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। कवयित्री कहती हैं कि उन्होंने युद्ध स्थल में वार पर वार सहे,
दुश्मनों से लड़ती रहीं, लेकिन अंत तक भी वे हारी नहीं और एक वीर लड़की की तरह वे लड़ती रहीं। और उसके बाद जब उनका अंत आया तो वे अपनी चिता पर गिर गईं, इस प्रकार जैसे कि हम हवन में, यज्ञ में आहुति डालते हैं, उसी प्रकार वह चिता में अपनी में गिर गई, अर्थात उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। और उनके गिरने के बाद चिता ज्वाला सी चमक उठी, अर्थात उनका जो बलिदान है उसकी चमक आज तक भी एक ज्वाला के समान प्रज्वलित है। अगली पंक्तियों में कवियत्री कह रही हैं, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होते सोने की भस्म यथा सोने से। वे कहती हैं कि वीर व्यक्ति यदि युद्ध में लड़ते लड़ते बलिदान दे देता है, बलि हो जाता है, तो उसका मान, इज्जत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सोने से भी ज्यादा मूल्यवान सोने की भस्म होती है। बच्चों, जब सुनार सोने को शुद्ध करता है, सोने से दूसरी धातुएं अलग करता है, तो सोने को आग में डाला जाता है, तो उस आग के अंदर सोने के कुछ कण रह जाते हैं, तो सोने से भी ज्यादा मूल्यवान सोने की भस्म यानी राख हो जाती है। एक कारण उसका यह है कि उसमें सोने के कण रह जाते हैं, और दूसरा कारण यह है कि उसकी प्रकृति बदल जाती है, वह एक बहुत ही मूल्यवान रसायन बन जाती है। तो वही बात कवियत्री कह रही है कि जिस प्रकार सोना जलने के बाद सोने की भस्म या उसकी राख ज्यादा मूल्यवान होती है, उसी प्रकार एक वीर व्यक्ति का भी मान रणभूमि में बलिदान होने के बाद बढ़ जाता है। इन पंक्तियों को देखिए बच्चों, रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी, यहां निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कवियत्री कहती है कि रानी तो चली गई, रानी हमें बहुत प्यारी थी, लेकिन अब हमारे पास उनकी ये निशानी, उनकी समाधि बची है, जो हमें उनसे भी ज्यादा प्यारी है। उसका कारण वे बताती हैं कि कारण ये है कि यहाँ पर निहित है, मतलब यहाँ पर दबी हुई है, यहाँ पर है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। हमारे मन में इनकी समाधि के द्वारा एक आशा की चिंगारी जगती है कि हमें कभी ना कभी स्वतंत्रता मिलेगी। जिस प्रकार झांसी की रानी ने और दूसरे वीरों ने अपना बलिदान दिया, उससे पूरा राष्ट्र, पूरा देश जागृत हो गया और उनके मन में भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की आग की चिंगारी जल गई। तो वही कहना है कवियत्री का कि रानी ने अपना बलिदान देकर पूरे देश में स्वतंत्रता की चिंगारी जला दी है, इसलिए उनकी समाधि हमारे लिए बहुत प्यारी है। इन पंक्तियों में कवियत्री कह रही हैं, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। वो रानी झांसी की समाधि की तुलना दूसरी समाधियों से कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में, देश में बहुत तरह की समाधियां, बहुत लोगों की समाधियां बनी हुई हैं। वे कहती हैं कि इससे भी ज्यादा सुंदर समाधियां जग में या संसार में हम पाते हैं, बनी हुई हैं, लेकिन उनकी गाथा या उनकी कहानी निशीथ में यानी आधी रात के समय में, क्षुद्र यानी तुच्छ, जंतु यानी जीव जंतु प्राणी, तो रात के समय उनकी समाधियों पर केवल कीट पतंगे, छोटे जीव जंतु ही घूमते फिरते हैं। कहने का अर्थ यह है कि रानी की समाधि का महत्व कभी भी खत्म नहीं होगा और पूरा जग, मनुष्य जाति हमेशा उनकी समाधि पर सिर झुकाती रहेगी। इस प्रकार का बलिदान रानी ने दिया है। दूसरी समाधियां, कोई नहीं आता उन पर शीश झुकाने, केवल रात के समय कीड़े मकोड़े ही उनकी समाधियों पर घूमते हैं। तो इस तरह से रानी की जो समाधि है वह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है पूरे हमारे देश के लोगों के लिए।
इन पंक्तियों में देखिए बच्चों, कवयित्री कह रही हैं, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। जैसे पिछली पंक्तियों में कवयित्री ने कहा कि दूसरी समाधियों पर कोई नहीं जाता, लेकिन रानी की समाधि की बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमेशा इसका महत्व बना ही रहेगा। वे अब कहती हैं कि कवियों के वाणी में, गिरा यानी वाणी, कवियों की आवाज में इसकी अमिट कहानी है इस समाधि की, और इस समाधि के अंदर निहित जिस व्यक्ति की राख है वह रानी, झांसी की रानी, और उनका बलिदान वह अमिट है, वो कभी मिट नहीं सकता। और इसीलिए कवि लोग अपनी वाणी में उनकी अमर कहानी को स्थान देते हैं, उनकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। तो वीरों की वाणी जब गाई जाती है तो झांसी की रानी के प्रति भी बहुत ही स्नेह और श्रद्धा लोग प्रकट करते हैं। और ये पंक्तियां बच्चों जानी मानी है, आपने कक्षा 6 में पढ़ी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। तो कवयित्री कह रही हैं, बुंदेलखंड के हरबोले जाति के लोग जो कि घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते हैं और साथ साथ वीरों की कहानियां भी उन्हें सुनाते हैं, तो हमने उनके मुख से रानी की कहानी सुनी थी। क्या कहानी सुनी थी कि वह खूब लड़ी थी, बहुत अच्छे से उसने युद्ध किया था और वह मर्दानी थी, और वह मर्दानी मर्दों की तरह वीरता से लड़ने वाली झांसी की रानी थी। अंतिम पंक्तियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कवयित्री कहती हैं, ये समाधि है चिर समाधि झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा कि ये समाधि चिर समाधि है, बहुत समय तक इसका अस्तित्व रहेगा, ये समाधि रहेगी। तो ये झांसी की रानी की समाधि है और यही अंतिम स्थान था जहां पर रानी ने युद्ध किया और जाते जाते अपना बलिदान वह दे गई। आशा है बच्चों आपको कविता समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर से सुननी है तो आप इसको दोबारा से सुन सकते हो। आप इसे कविता को पढ़िए, इसके अर्थ को समझिए, और गृह कार्य आपके लिए है। कठिन शब्द व अर्थ आपने लिखने हैं अपनी लिटरेचर कॉपी में, और प्रश्न उत्तर भी आपको भेजे जा रहे हैं, वह भी आप कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।